Hello students, welcome to CL Career Academy. Welcome back to the online classes. Now we were discussing JEE Mains 2024 questions and today's topic is sequence and series. तो स्टूडेंट्स सीक्वेंस एंड सीरीज के जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, कोई उनमें कुछ खास डिफरेंट नहीं होता। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए सीक्वेंस एंड सीरीज का, आप हमेशा उसको स्टैंडर्ड तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करिए। ओके, वन बाय वन जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे, हम पहले क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट को देखेंगे और फिर उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जेई मेंस में, एनडीए में, इन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ऑलराइट, जेई एडवांस में क्वेश्चंस न्यू आते हैं, लेकिन जेई एडवांस में सपोज करिए एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, तो उसमें एक आध ऑप्शन में ऐसा कुछ आ सकता है जो आपने पहले पढ़ा हो, जो रिपीटेड हो, जिसमें आपको आंसर अगर याद है पहले से, उस टाइप का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हुआ है पहले से, तो आप उसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हर एक क्वेश्चन को आपको ऐसे ढंग से सॉल्व करना है। अभी जैसे सपोज करिए ये क्वेश्चन है, तो पहले आप वीडियो पॉज करके एक बारी क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए और फिर अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो आप वीडियो को 2 मल्टीप्लाइड स्पीड में जल्दी से देख सकते हैं कि कहीं कोई नया पॉइंट तो डिस्कस नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर आप ये देखिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट उसमें वीक रह रहा है। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं उसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और फिर क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिए। ओके, सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है कि एक सीक्वेंस गिवन है 4, 9, 14, 19 और इसमें है 25 टर्म्स। दूसरी सीक्वेंस है 3, 6, 9, 12, इसमें है 37 टर्म्स। दो सीक्वेंसेस हैं या फिर प्रोग्रेशंस हैं और बोल रहा है कि इनमें कॉमन टर्म्स हमको फाइंड आउट करना है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमको कॉमन टर्म्स फाइंड आउट करनी होती है। तो अगर ये सीक्वेंस एपी में है और ये सीक्वेंस भी एपी में है तो इनकी जो कॉमन टर्म्स आएंगी वो भी एपी में आएगी। अगर ये सीक्वेंस जीपी में होती, ये भी सीक्वेंस जीपी में होती, तो इनकी जो कॉमन टर्म्स आती वो भी जीपी में आती। अभी स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस आ रहा है 5, 5, 5 का, और यहां पर कॉमन डिफरेंस आ रहा है 3, 3, 3। यहां पर कॉमन डिफरेंस 3, यहां पर कॉमन डिफरेंस 3, यहां पर कॉमन डिफरेंस 3। तो ये दोनों एपी हैं। अगर एक का कॉमन डिफरेंस है D1, दूसरे का कॉमन डिफरेंस है D2, तो जो नया जो सीक्वेंस बनेगा उसका कॉमन डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स इन दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम। ओके, यानी कि एलसीएम ऑफ 5 and 3, और एलसीएम ऑफ 5 and 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो जो हमारा न्यू एपी बनेगा स्टूडेंट्स, उसमें जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आएगा 15। अब ये देखना है कि पहली टर्म कौन सी आएगी। तो अभी तो हमको इसमें क्लियरली विजिबल है कि इसमें पहली टर्म है 9, इसमें भी 9 आ रहा है और इसमें भी 9 आ रहा है। तो जो हमारा न्यू एपी बनेगा, जो इन दोनों की कॉमन टर्म्स में बनेगा, उसमें पहली टर्म आ रही है 9। सपोज करिए कि क्वेश्चन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होता, यहां पर डायरेक्टली हमको पहली टर्म कॉमन विजिबल नहीं होती, तो हम इसकी जनरल टर्म और इसकी जनरल टर्म को इक्वल पुट कर देते और वहां से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। लेकिन अभी डायरेक्टली विजिबल है तो हम ऐसे कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ इसके बाद जो हमारा एपी बन रहा है कॉमन टर्म्स वाला, वो ऐसे बन रहा है 9, और 9 में 15 ऐड करना है हमको, राइट? सो 24, फिर 15 ऐड करना है, सो 39, फिर दोबारा से 15 ऐड करना है तो बन जाएगा यहाँ पे 54। तो अभी हम ऐड करते जा सकते हैं, तो इसके बाद हो जाएगा 50, 69, 84, और इसके बाद 99, और इसके बाद 114 एंड सोन, आगे तक टर्म्स जारी है। तो ये वाला हमारा जो एपी बना है ये है कॉमन टर्म्स वाला एपी। कॉमन टर्म्स वो इस फॉर्म में आ रही है। कैसे फाइंड आउट करा? पहले फर्स्ट टर्म लिख ली, उसमें 15 ऐड कराया, फिर नेक्स्ट टर्म उसमें 15 ऐड कराया, उसमें नेक्स्ट टर्म एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, अभी 9 भी एक सिंपल नंबर लिखा हुआ है, डिफरेंस D15 ये भी एक सिंपल नंबर लिखा हुआ है, तो हमने डायरेक्टली ऐड करते गए और टर्म्स को फाइंड आउट कर लिया। कहां तक फाइंड आउट करेंगे, कहां तक कॉमन टर्म्स आएंगी? उसके लिए हमको ये देखना होगा कि इसमें ये जो 25th टर्म आ रही है ये क्या है, व्हाट इज द 25th टर्म, और इसमें ये जो 37th टर्म आ रही है ये कौन सी टर्म है। ओके, सो 25th टर्म इसमें कितनी है? A25, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस 24 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस D। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 120 प्लस 4 हो गया 124। इसमें 37th टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस 36 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस D, दैट इज इक्वल टू 118, 108 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 111। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम ये जा रहा है 111 तक, ये मैक्सिमम जा रहा है 124 तक, और ये देखिए 114 हो गया।
तो इसके बाद जो टर्म्स आ रही है वो हमारी टर्म्स क्रॉसओवर करने लग रही हैं। ओके, 114 इस वाले में नहीं जा रहा, इसमें केवल 113 तक 111 तक हमको लेना है। ओके, इसमें 124 है, तो 114 इन दोनों में से जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा होना चाहिए हमारा कॉमन एपी का फाइनल टर्म। तो कॉमन एपी में फाइनल टर्म कहां से कहां तक आ रही है, 9 से लेकर 99 तक, और काउंट कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कॉमन टर्म्स आ रही है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। ओके स्टूडेंट्स, अब सपोज करिए कि इसमें 37 की बजाय 337 होता, इसमें 25 की बजाय 225 होता, और फिर हमको अगर कॉमन टर्म्स फाइंड आउट करनी होती तो हम क्या करते। तो सबसे पहले इसके हम 337 टर्म फाइंड आउट कर लेते, इसकी हम 225 टर्म फाइंड आउट कर लेते। उन दोनों में से जो छोटी टर्म होती उसको हम इस वाले एपी में जनरल टर्म के इक्वल पुट कर देते। तो इसमें जनरल टर्म होगी 9 + n-1 × 15, और उसमें जो इन दोनों में से जो छोटी टर्म आएगी स्टूडेंट, इन दोनों में से जो छोटी टर्म आएगी 337 और 124 में से, उसको हम फाइनली यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते और फिर वहां से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। अभी सिंपल काउंटिंग बेस्ड क्वेश्चन है और हमने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। ओके, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को भी आप एक बार पॉज करके अपनी साइड से सॉल्व करने की कोशिश करिए। लिखा हुआ है दैट 8 = 3 + 1/4 3 + p 1/4² 3 + 2p 1/4³ 3 + 3p एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। अब आपको ये सोचना है कि ये एपी है या जीपी है या कोई और एक नई सीक्वेंस बन रही है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि जैसे यहां पर 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है एंड सो ऑन आगे जा रहा है। तो एक बार तो देखने में लग रहा है कि जैसे ये टर्म जीपी फॉर्म कर रही है, लेकिन इसमें यहां पर p ऐड हो रहा है, फिर और एक p ऐड हो रहा है, और फिर और एक p ऐड हो रहा है। तो यहां पर +p + p + p हो रहा है, और यहां पर मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी कि ये सीक्वेंस हमारी बन रही है एजीपी। एजीपी मतलब एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब बनता है तो उसमें जो इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम आता है उसका फॉर्मूला आता है a/1 - r + dr/1 - r²। a है इसमें फर्स्ट टर्म यानी कि 3, गिवन सम हमको गिवन है 8 के इक्वल। सो 8 = फर्स्ट टर्म मतलब 3/1 - 1/4 प्लस कॉमन डिफरेंस d आ रहा है p के इक्वल, सो p मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशो 1/4, और सम दोबारा से किसके इक्वल आ रहा है 1/4 और उसका स्क्वायर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब सिंप्लीफाई तो आप कर सकते हैं, ये बड़ा सिंपल काम है। अभी हम लोग ये सोचते हैं कि ये वाला जो फॉर्मूला आया ये आया कहां से, और सपोज करिए एग्जाम में आप ये फॉर्मूला भूल गए तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब हमको ऐसे सॉल्व करना होता है, तो सबसे पहले तो जो गिवन क्वांटिटी है हमारी उसको आप ब्रेक डाउन कर लीजिए। कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, 3 + 3/4 + 3/4² + 3/4³ एंड प्लस सो ऑन। एक तो हमारा जीपी में ब्रेक डाउन कर लिया हमने, दूसरा एक और सीक्वेंस हमने फॉर्म करी जिसमें से हमने लिखा 1/4p + 1/4² सॉरी 1/4² × 2p + 1/4³ × 3p एंड प्लस सो ऑन। एक सीक्वेंस ऐसे फॉर्म हो रहा है, तो दो सीक्वेंस बन रही हैं। एक तो स्ट्रेट अवे हमारा जीपी बन रहा है, और दूसरी सीक्वेंस एक ऐसे करके बन रही है जिसको हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कि ये एपी है या जीपी है। ओके, तो सपोज करिए इस सीक्वेंस का जो सम आ रहा है उसको हम एस से डिनोट कर देते हैं। ओके, अभी मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपको ये फॉर्मूला एग्जाम में याद नहीं है, तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे 1/4p 1/4² 2p कि भाई एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी होता जा रहा है, साथ में क्वांटिटी इंक्रीज भी होती जा रही है, p 2p 3p, तो ये हो रहा है हमारा एक एजीपी फॉर्म। अब इस एजीपी को कैसे सॉल्व करेंगे, जो कॉमन रेशो है दोनों साइड उस चीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय s दैट इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स यहां पर लिखेंगे 1/4² × p, तो लेकिन यहां पर डायरेक्टली नहीं लिखेंगे 1/4² × p, हम एक यूनिट शिफ्ट करके लिखेंगे। ओके, दोनों में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को अगर हम एक राइट भी शिफ्ट करके लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम 1/4 से मल्टीप्लाई करके एक यूनिट शिफ्ट करके लिखेंगे।
1/4 स्क्वायर इंटू पी, फिर इसको जब 1/4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 1/4 क्यूब इंटू 2p एंड प्लस ऑन आगे तक जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा वो होगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बन जाएगा 1 - 1/4 मल्टीप्लाइड बाय s दैट इज इक्वल टू, इसमें से यहां पर कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, यहां पे 0 लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू पी। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बन जाएगा प्लस 1/4 स्क्वायर पी, प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बन जाएगा 1/4 क्यूब इंटू पी एंड प्लस सो ऑन। तो आप इसमें से देख सकते हैं कि p कॉमन आ रहा है, तो 1 - 1/4 मल्टीप्लाइड बाय s दैट इज इक्वल टू p कॉमन आ गया और बन रहा है 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 क्यूब एंड प्लस सो ऑन, राइट। ये हमारा इनफाइनाइट जीपी बन रहा है। इनफाइनाइट जीपी का सम तो हमको मालूम ही है a/1 - r। ऑलराइट स्टूडेंट्स, a/1 - r जब फॉर्मूला इसमें लगा देंगे तो वहां से भी हम इसका सम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन रहेगा ऐसे, तो इसमें जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको p की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। कॉन्सेप्ट पे मेनली हमको ध्यान देना जरूरी है, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोग्रेशन, इस प्रोग्रेशन में 20th टर्म पीछे वाली साइड से हमको फाइंड आउट करनी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जब हम लोग बैक साइड से फाइंड आउट करेंगे तो जो फ्रंट साइड का जो कॉमन डिफरेंस है, फ्रंट साइड का कॉमन डिफरेंस कितना है 3/4। देखिए 20 और 9 एंड ए क्वार्टर, सो 3/4 उसमें से कम होता जा रहा है, तो -3/4 फ्रंट साइड से हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है। बैक साइड से जब इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो जब रिवर्स एपी फाइंड आउट करेंगे तो रिवर्स एपी में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो प्लस साइन के साथ मिलेगा। ओके, अभी फर्स्ट टर्म हमारे पास है -129 एंड 1/4, कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है हमारे पास 3/4। अब हमको इसमें फाइंड आउट करनी है 20th टर्म, तो 20th टर्म क्या हो जाएगी a प्लस n - 1 इंटू डी, सो दिस इंप्लाइज दैट -129 एंड 1/4 प्लस 20 - 1 मल्टीप्लाइड बाई डी दैट इज 3/4। अब इस क्वांटिटी को हमको सिंप्लीफाई करना है और वही हमारा आंसर होगा। तो अब कैलकुलेशन आप अपने आप भी कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 129 - 1/4 प्लस 20 इंटू 3/4 माइनस 3/4 दैट इज इक्वल टू -129 - 1/4 plus 15 and -3/4. So that is equal to students -129 plus 15 minus 1. That is equal to -130 plus 15. That is equal to -115. Okay students, clear है? तो आंसर आ गया इसका -115। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिंपल है। If in a GP of 64 terms, the sum of all the terms is 7 times the sum of odd terms, AR square, AR cube, AR power 4, AR power 5, AR power 6, AR power 7 and so on। ये एक जीपी बन रहा है। क्वेश्चन का मीनिंग ये है, बोल रहा है कि इन सभी टर्म्स का सम फाइंड आउट करें। सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ ओनली ऑड टर्म्स। तो सम ऑफ ऑल टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है, a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r रेज टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स, रेज टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये तो हो गई हमारी ऑल द टर्म्स का सम। ऑड टर्म्स का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवंथ टर्म एंड 8 टर्म। इसमें ऑड टर्म्स आ रही हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो ऑड टर्म्स का जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो आ रहा है आर स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर, अगेन रेज टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको बस ये फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम ऑल टर्म्स लेंगे तो कितनी आ रही है। क्वेश्चन में गिवन है कि नंबर ऑफ टर्म्स है 64,
तो यहां पर हम इसको रिप्लेस कर देंगे 64 से। ओके, अब केवल अगर हम 64 टर्म्स इसमें लिखें तो जो 64th टर्म होगी हमारे पास, 64th टर्म होगी वो होगी AR⁻63। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो ब्लू कलर से जो जीपी बन रहा है, ब्लू कलर से जीपी बन रहा है, इसमें कितनी टर्म्स हैं, यानी कि जब हम ऑड नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे हैं तो उसमें कितनी टर्म्स हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम 63 में और एक ऐड कर दें 64 और उसको डिवाइड करें 2 से तो आ रहा है 32। तो हमारी कितनी टर्म्स बनेंगी ऑड वाले कलर में, 32। 63 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी हर एक टर्म इस फॉर्म की है, 2n + 1/2। ओके, 2n + 1/2 और n वेरी कर रहा है 0 से। ओके, आई एम सॉरी, इसको करेक्ट करते हैं, 2n - 1 डिवाइडेड बाई 2। 2n - 1 डिवाइडेड बाई 2 इस फॉर्म में हमारी टर्म्स बन रही हैं, 2n - 1/2, 2n - 1/2। ओके, ऐसे करके। और अप टू कहां तक जा रहा है, सो अगर मैं इस 2 को भी दूसरी साइड सेंड कर दूंगा, 2n - 1 = कहां तक जा रहा है, 2n - 1 = 63। 2n - 1 = 63। एक बार फिर से देखते हैं इसको, 2n - 1 के फॉर्म में टर्म्स बन रही है, 2n - 1, n = 1 पुट करने से 1, n = 2 पुट करने से 3, n = 3 पुट करने से 5। ओके, सो 2n - 1 की फॉर्म में हमारी जो है टर्म्स बन रही है, दैट इज इक्वल टू 63। सो n की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 63 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 32। और अभी भी हमने यही देखा था कि एक ऐड करके डिवाइड कर दो 32, यानी कि स्टूडेंट्स यहां पर जो नंबर ऑफ टर्म्स लिखनी है उसको हम लिखेंगे 32। ओके, अब एक चीज ऑब्जर्व करिए, यहां पर बन रहा है 1 - r⁻64, 1 - r⁻64, और यहां पे भी बन जाएगा 1 - r⁻64, 2 मल्टीप्लाई होगा 32 से, यानी इस ग्रीन टर्म से ग्रीन टर्म कैंसिल हो जाएगी। ओके, इसमें भी यहां पर एक फर्स्ट टर्म आएगी मल्टीप्लाई में, इसमें भी यहां पर a है, a से a कैंसिल। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स जब इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 1/1 - r एंड दैट इज इक्वल टू 7/1 - r²। ओके, so this implies that 1/1 - r is equal to 7/1 - r into 1 + r। 1 - r से 1 - r कैंसिल, so यहां से हमको r की वैल्यू मिल रही है 6 के इक्वल। तो क्वेश्चन में आंसर आ गया 6, विच इज ऑप्शन नंबर डी। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if log a, log b, log c are in AP and log a minus log 2b, log 2b minus log 3c and log 3c minus log a are also in AP। तो स्टूडेंट्स एक तो log की प्रॉपर्टी हमको ये मालूम होनी चाहिए कि अगर log p plus log q लिखा होता है और बेस अगर यहाँ पे सेम है, जो बेस यहाँ पर है b वही बेस यहाँ पर है b, तो उसको हम लिख सकते हैं log at the same base b p multiplied by q। ओके, और अगर log p माइनस log q निकालना है, यहां पर सेम बेस है b, तो उसको लिख सकते हैं log टू द बेस b p बाय q। ओके, इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए अगर हमको फाइंड आउट करना है n मल्टीप्लाइड बाय log बेस b, p इज इक्वल टू log बेस b p टू द पावर n। ये जो n होता है ये उसकी पावर में चला जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये कुछ लॉग की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हमको याद रखनी है। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। नाउ log a, log b, log c आर इन AP। अगर 3 टर्म्स AP में हैं, A1, A2, A3, तो हम बोल सकते हैं दैट 2 टाइम्स ऑफ द मिडल टर्म इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट 2 टाइम्स ऑफ द मिडल टर्म, 2 log b to the base e is equal to first term plus last term। Okay, so this implies that log b square is equal to log base e a into c। यहां पर स्टूडेंट्स log से log हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड सेम बेस है। This implies that b square is equal to a multiplied by c। ओके, तीनों AP में AP की कंडीशन लगा दी तो वहां से हमको ये मिला। अब इसके बाद बी स्क्वायर इक्वल टू AC, तो हमारे पास एक कंडीशन है। अभी स्टूडेंट्स यहां से हमको इस वाले AP से भी एक कंडीशन फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं log
a by 2b log 2b by 3c log 3c by a, ये भी AP में है, दोबारा से AP में है स्टूडेंट्स। तो जो मिडल टर्म का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट में मिलेगा। लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ऐसा ही होगा, a से a कैंसिल। दिस इंप्लाइज दैट 2b by 3c whole square is equal to 3c by 2b, and this implies that students b by c is equal to 3 by 2, b by c is equal to 3 by 2। अब b और c हमारा 3:2 के रेशो में आ रहा है, b is to c हमारा 3:2 के रेशो में आ रहा है, तो यहां पर भी 3 by 2 बन रहा है और एक यहां पर भी 3 by 2 बन रहा है, राइट। अब या तो ऑप्शन होगा डी या ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट फाइंड आउट ये करना है कि ए और बी किस रेशो में है। तो ए और बी का अगर रेशो हमको फाइंड आउट करना है तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये वाली है, दैट बी बाई सी इज इक्वल टू 3/2। एक कंडीशन ये वाली है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में ए और बी दोनों आ रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं कि यहां से सी को एलिमिनेट कर देते हैं, सी की वैल्यू यहां से निकाल के उसमें पुट कर देते हैं। तो c इज इक्वल टू 2b/3 यहां से निकाल के हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। सो दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय सी किसके इक्वल है, 2b/3 के इक्वल है। एक b से एक b कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट b बाय a इज इक्वल टू 2/3, b बाय a इज इक्वल टू 2/3। ओके, तो यानी कि a बाय b कितना हो गया, a बाय b इज इक्वल टू 3/2। अब अगर a बाय b 3/2 है तो वो रेशो केवल इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। 9 और 6 का क्या रेशो होता है, 9 और 6 का रेशो 3:2 होता है। तो स्टूडेंट्स यहां से आगे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। ओके, कर सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी है पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज मालूम है तो। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार फिर से आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को अपनी साइड से सॉल्व करने की कोशिश करिए। SA denotes the sum of first n terms and sum of first n terms of an AP if S20 is 790 and S10 is 145। S20 गिवन है और S10 हमको गिवन है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो वहां से अब हमको फाइंड आउट करना है S15 माइनस S5 किसके इक्वल होगा। तो सम ऑफ n टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, कई बार इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि n/2 इंटू a प्लस an, यानी स्टूडेंट्स n/2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, केवल फर्स्ट फॉर्मूला से ही हमारा काम चल जाएगा। S20 इज इक्वल टू 790। दिस इंप्लाइज दैट 20/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n-1 यानी 19 इंटू डी इज इक्वल टू 790। यहां से कैंसिल हुआ 10 पे, 10 से यहां पर ये कैंसिल हुआ ऐसे। सो 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 79। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट S10 इज इक्वल टू 145। S10 इज इक्वल टू 145। दिस इंप्लाइज दैट 10/2 इंटू 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 145। ये कैंसिल हुआ 5 पे, यहां से कैंसिल हुआ 29 पे। सो दिस इंप्लाइज दैट 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 29। 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 29, इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ अगर हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो a एलिमिनेट हो जाएगा, d की वैल्यू मिल जाएगी। स्टूडेंट्स जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है एपी में, तो देखो एपी में दो चीजें अननोन होती है, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। जीपी में भी दो चीजें अननोन होती है, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन रेशो।
तो स्टूडेंट जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें दो कंडीशन दी होती हैं, तो वो दो कंडीशंस इसीलिए गिवन होती हैं ताकि जो अननोन हमारे पास होता है वो हम ऑब्टेन कर सकें। यहां से हमको अननोन फाइंड आउट करना है ए और डी, तो दो इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब वहां से अननोन को फाइंड आउट करना बहुत ही आसान काम है। तो आप इसमें जब ए और डी को सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, ए की वैल्यू -8 और डी की वैल्यू 5। ओके, फर्स्ट माइनस सेकंड एक बार कर दोगे, वहां से आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी, और एक बार अगर आपको डी की वैल्यू मिल गई तो वहां फिर आप ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब S15 माइनस S5 फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल टू 15/2 2a प्लस 14d माइनस 5/2 2a प्लस 4d। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 15a प्लस 15 इंटू 7 इंटू डी माइनस 5a माइनस 10d। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 10a प्लस 15 इंटू 7 हो जाएगा 105 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय d। 10a मतलब 10 इंटू -8 प्लस 95 इंटू 5। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिलेगा हमको 395। ऑलराइट, सो 395 आ रहा है हमारा ऑप्शन ए। कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है। यहां पे कैलकुलेशन पार्ट को आप खुद से भी कर सकते हैं। दोनों में से दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो पहले आपको डी की वैल्यू मिलेगी, और फिर डी की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर देना, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर देना, वहां से आपको ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। ओके, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, मेथड पे ध्यान दीजिए। सिंपल कैलकुलेशंस हम लोग कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन, लेट a and b be two distinct positive real numbers, let 11th term of the GP whose first term is a। एक GP है जिसमें फर्स्ट टर्म a है और थर्ड टर्म b है, तो यानी कि a को तो हम फर्स्ट टर्म ही मानते हैं जनरली, लेकिन AR और AR² ये है हमारी थर्ड टर्म, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म और ये है थर्ड टर्म। सो थर्ड टर्म हमारी किसके इक्वल है? B के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू pth टर्म ऑफ अनदर GP। पहले GP की 11th टर्म दूसरे GP की pth टर्म के इक्वल है, यानी T11 इज इक्वल टू कैपिटल T इंटू P। पहला जो GP है उसकी टर्म्स को मैं स्मॉल t से डिनोट कर रहा हूं, दूसरे GP की मैं टर्म्स को कैपिटल T से डिनोट कर रहा हूं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या मेथड है? GP हमको गिवन है जिसमें फर्स्ट टर्म गिवन है। अगर फर्स्ट टर्म गिवन है तो कॉमन रेशो हमने अपनी साइड से अज्यूम करा है स्मॉल r। अगर हमने कॉमन रेशो को अपनी साइड से अज्यूम करा है स्मॉल r तो इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ओके, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड होता है। तो देखो एलिमिनेट कैसे करेंगे, AR² इज इक्वल टू B है तो R इज इक्वल टू B बाई A पावर 1/2। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि R को हमने अपनी साइड से अज्यूम करा था और R को हमको फाइंड आउट करना था, इसलिए हमने आपको लिखा B बाई A पावर 1/2। सेकंड जो GP है उसमें जो फर्स्ट टर्म है वो A के इक्वल है, और फिफ्थ टर्म यानी AR पावर 4 वो किसके इक्वल है? वो B के इक्वल गिवन है। तो इस वाले GP की जो कॉमन रेशियो है उसको मैं कैपिटल R मान लेता हूं। तो कैपिटल R पावर 4 इज इक्वल टू B बाई A। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल R इज इक्वल टू B बाई A होल पावर 1/4। ऑलराइट, अब इस कंडीशन में पुट कर देते हैं। A स्मॉल r पावर 10 इज इक्वल टू A कैपिटल R पावर P-1। अब पूरी इक्वेशन को A और B की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। A से कैंसिल हो गया। स्मॉल r पावर 10, दिस इंप्लाइज दैट B बाई A पावर 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कैपिटल R B बाई A पावर 1/4। सो दिस इंप्लाइज दैट पावर P-1/4। बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स भी सेम होंगे, यहां से 5 के इक्वल आ रहा है। सो 5 इज इक्वल टू P-1/4। दिस इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू 20 + 1 दैट इज इक्वल टू 21। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल है। कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि जो पिछले वाले क्वेश्चन में था A और D अननोन थे, उनको हमने दो इक्वेशन से फाइंड आउट कर लिया। इसमें A नॉन है, कॉमन रेशियो R अननोन है, तो उसको हमने नॉन क्वांटिटीज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। लास्ट में जो कंडीशन गिवन थी
उसको हमने नॉन क्वांटिटीज के फॉर्म में लिख लिया। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन? आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। लेट सेकंड, 8th एंड 44th टर्म ऑफ ए नॉन कांस्टेंट एपी। नॉन कांस्टेंट एपी मतलब common difference b is not equal to 0 be respectively first, second and third terms of a GP. Second term a plus d, 8th term a plus 7d, 44th term a plus 33d, sorry a plus 43d. फर्स्ट टर्म भी गिवन है 1 के इक्वल है, तो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस डी, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 7d, that is equal to 1 plus 43d. Okay, then the sum of first 20 terms is equal to what? Again students, AP का क्वेश्चन है, कंडीशंस गिवन है, फर्स्ट टर्म नोन है, तो मेन मिशन हमारा ये होगा कि हमको कॉमन डिफरेंस D फाइंड आउट करना होगा। कॉमन डिफरेंस D फाइंड आउट करने के लिए उसने ये गिवन किया है कि ये जीपी में अगर 3 टर्म्स हमारी जीपी में होती हैं, G1, G2, G3, अगर ये 3 टर्म्स हमारी जीपी में है तो हम बोल सकते हैं कि मिडिल टर्म का स्क्वायर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहां से 1 प्लस 7d होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 43d के इक्वल होगा। डी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व कर लेंगे। दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस 49d स्क्वायर प्लस 14d is equal to 1 plus 44d plus 43d square. 1 से 1 cancel. Now 49 minus 43, 6d square is equal to 44 minus 14, 30d. तो यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं कि d की वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगा 5 के ऊपर, या तो d 0 होगा या फिर d 5 होगा। अब क्वेश्चन में गिवन है कि d 0 नहीं हो सकता, सो दिस इंप्लाइज दैट d किसके इक्वल हो गया? 5 के इक्वल हो गया। अब स्टूडेंट्स अगर d मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गई, तो 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। S20 दैट इज इक्वल टू 20 by 2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाय d। ओके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, सो 10 इंटू 2 प्लस 95 दैट इज इक्वल टू 970। तो यहां से आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। कर सकते हैं। मेथड वही है कि अगर एपी गिवन है या जीपी गिवन है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस या फिर कॉमन रेशो आप लोग फाइंड आउट कर लीजिए। 2 कंडीशन गिवन होगी, उससे कॉमन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस या फिर कॉमन रेशो फाइंड आउट कर लेंगे। 3ABC बी इन एपी। जब भी स्टूडेंट्स टर्म्स ऐसे एपी में गिवन हो तो सबसे पहले मैंने आपको बोला फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। यही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो अगर फर्स्ट टर्म तो इस केस में गिवन है तो हम ए को लिखेंगे कॉमन डिफरेंस की टर्म्स में, बी को भी लिखेंगे कॉमन डिफरेंस की टर्म में, और सी को भी लिखेंगे कॉमन डिफरेंस की टर्म्स में। ओके, तो ये जितनी भी सिचुएशन है, पहले तो हमने इसको फर्स्ट टर्म तो गिवन थी 3, हमने पूरी सिचुएशन को कन्वर्ट कर लिया कॉमन डिफरेंस की फॉर्म में। अब हम क्वेश्चन को आगे देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। 3 इंटू 3a माइनस 1 b प्लस 1 c प्लस 9, ये सारे के सारे जीपी में। तो अगर देखा जाए तो एबीसी को तो हम कन्वर्ट कर चुके हैं डी की टर्म्स में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ पे लिखा हुआ है a माइनस 1 यानी कि 3 प्लस डी माइनस 1 यानी 2 प्लस डी, b प्लस 1 यानी 3 प्लस 2d प्लस 1, 4 प्लस 2d, c प्लस 9 यानी 3 प्लस 3d यानी 12 प्लस 3d। ये हमारे जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो यहां से हम बोल सकते हैं कि 2 प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2 इंटू डी। इन तीनों टर्म्स के ऊपर हमने वो कंडीशन लगा दी दैट G2 स्क्वायर इज इक्वल टू G1 इंटू G3। आप चाहते तो इन टर्म्स पे भी वो कंडीशन लगा सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी हो जाती। आप चाहते तो लिख सकते थे 4 प्लस 2d होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 3d, ऐसे भी लिखा जा सकता था, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल है। तो यहां से बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट 4 प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d इज इक्वल टू 3 4 12,
प्लस 3 टू 60. दिस इंप्लाइज दैट डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 8 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, वेक्टर बन रहे, d माइनस 4 और d प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0. राइट स्टूडेंट्स. अब इसके बाद हम बोलेंगे कि या तो d की वैल्यू है 4 या फिर d की वैल्यू है स्टूडेंट्स माइनस 2. d इज इक्वल टू माइनस 2. अब देखिए यहां से अगर d की वैल्यू हम माइनस 2 रखें यहां पे स्टूडेंट्स अगर d की वैल्यू माइनस 2 रख दी तो ये तो 0 बन जाएगा. और आपको पता है जीपी में अगर एक भी टर्म 0 हो गई तो बची आने वाली सारी टर्म 0 हो जाएंगी. तो इसका मतलब d इज नॉट इक्वल टू माइनस 2. d इज नॉट इक्वल टू माइनस 2. तो d की वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे और माइनस 2 नहीं लेंगे. जनरली स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं तो उनमें से नेगेटिव वाली वैल्यू को हम इग्नोर करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं. लेकिन हमको रीजन पता होना चाहिए कि किस केस में पॉजिटिव वैल्यू को ले रहे हैं और नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर रहे हैं. बाई चांस कोई ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है जिसमें हम लोग नेगेटिव वैल्यू को लें और पॉजिटिव वैल्यू को इग्नोर करें. तो ब्लाइंडली जब भी हमारे पास दो वैल्यूज हैं ऐसा हम नहीं करेंगे कि नेगेटिव वैल्यू को क्रॉस कर दिया और पॉजिटिव वैल्यू को ले लिया. हर बार हम लोग रीजन जरूर उसके पीछे इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्यों पॉजिटिव टर्म को लिया है, नेगेटिव टर्म को क्यों इग्नोर किया. आई होप पॉइंट इज क्लियर टू यू. नाउ डी की वैल्यू 4 गिवन है. अब तो हमसे जो मर्जी पूछ ले हम बता देंगे. देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ a प्लस बी, देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ a b एंड c. तो हमको मालूम है a b c का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 3. 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 4 होल डिवाइडेड बाय 3. तो ये 3 तो कॉमन आ जाएगा. 3 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3. तो दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 12 प्लस 12 24 डिवाइडेड बाय 3 इज 8 दैट इज इक्वल टू 11. तो स्टूडेंट्स आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी. कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन. Alpha and beta be the roots of the quadratic equation px square plus qx minus r is equal to 0. P is not equal to 0. P, q and r be the consecutive terms of a non-constant gp. तो हम मान लेते हैं कि टर्म्स लिखी हैं a, ar और ar स्क्वायर. ये है p, ये है q और ये है r. यहां पर स्मॉल r ऑलरेडी यूज हो गया था इसलिए मैंने कॉमन रेशो को कैपिटल R से डिनोट किया हुआ है. नाउ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इक्वल टू 3 बाय 4 और ये कॉमा अलग से लिखा हुआ है. देन द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर. एक्चुअली स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है. इसको हम लिख सकते हैं बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, एलसीएम ले लिया दैट इज इक्वल टू 3 बाय 4. अब हमको पता है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स आ रहे हैं x इक्वल टू अल्फा और बीटा. तो इसका मतलब हम लोग फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा कितना लिखेंगे, माइनस b बाय a, और अल्फा बीटा किसके इक्वल लिखेंगे, c बाय a. तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस q बाय p डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा हो जाएगा माइनस r बाई पी. माइनस से माइनस कैंसिल, p से p कैंसिल. q की वैल्यू p q r a इंटू कैपिटल R है और r की वैल्यू है a इंटू आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 बाय r. और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू 3 बाय 4, यानी हमारा कैपिटल R आ गया 4 बाय 3. अगर कैपिटल R 4 बाय 3 आ गया, अब उसके बाद हमको इस क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखिए क्या तरीका रहेगा. अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और एक माइनस 2 अल्फा बीटा पहले से भी लिखा हुआ है. तो यानी कि स्टूडेंट्स एक रिजल्ट हमको आगे से हमेशा याद रखना है कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर जब भी आता है उसको हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और उसके बाद उसको हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. इसको आगे से हम हमेशा याद करके चलेंगे. ओके, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए
यानी माइनस ए आर अपॉन ए, इसका होल स्क्वायर, माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा यानी आर बाय पी, एक्चुअली माइनस आर बाय पी, माइनस आर बाय पी, क्योंकि वहां पे माइनस आर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आर की वैल्यू ए आर स्क्वायर है, यहां से ए से ए कैंसिल हो गया तो ये हो गया कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय ए आर स्क्वायर अपॉन ए, यहां से भी ए से ए कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 5 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर, 5 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। सो 5 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर कितना हो गया, 4 + 1 5 हो गया, यहां पर हो गया 5 इंटू 4/3 होल स्क्वायर। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 9। तो यहां से आंसर आ रहा है हमारा, ओके 16 हो गया यहां पे, दैट इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 9। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जेईई मेंस के क्वेश्चंस देखे। यहां पर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सीख सकते हैं वो ये है कि जब भी एपी और जीपी का ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमको दो कंडीशंस गिवन होती हैं, तो वो दो कंडीशंस हमारी होती है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस या फिर कॉमन रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। एपी का क्वेश्चन है, दो कंडीशन गिवन है, तो फर्स्ट टर्म पहले फाइंड आउट करो, कॉमन डिफरेंस पहले फाइंड आउट करो। जीपी का क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करो, कॉमन रेशियो फाइंड आउट करो। ओके, दिस इज द प्रॉपर मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो कॉन्सेप्ट्स पे आपको ध्यान देना है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली।